चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से अभी जो बीपीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, टीचर के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार की जा रही है। उसमें एक आधुनिक भारत के लिए जो चर्चा की गई है कि इससे सेक्टर से ज़्यादा प्रश्न होने के चांसेस बनते हैं। इसी कड़ी में हमने ये वीडियो तैयार करने का उद्देश्य इसलिए बनाया है चूँकि बीपीएससी ने अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं बीपीएससी के, उसके ये पूछे हुए सवाल है और अभी जो चैप्टर होगा वो आधुनिक भारत के इतिहास के सवाल होंगे। तो चलिए समय को ना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके सारे क्वेश्चन लगभग 400 के आसपास सवाल होंगे, उसको देखेंगे। कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में लगभग 100 के आसपास सवाल को देखा जाए, उसके बाद फिर अगले वीडियो में। तो चलिए पहले जो सवाल है वो कह रहा है कि आधुनिक भारत का पहला सवाल है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो था वो था अल्मीरा अल्बुद फ्रांसिस्को डी अल्मीरा इसका नाम था। और यही जो है वो सबसे पहला जो था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। ठीक है, ये 1505 ईस्वी में भारत आया था और इसने क्या किया कि इसने इसको जो बनाया गया वो पुर्तगाली वायसराय का पहला सेना बनाया गया, मतलब वायसराय बनाया गया और पुर्तगाली हिंद महासागर के सबसे अधिक शक्तिशाली हुए इसी के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पे चलते हैं। और दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो हुगली का उपयोग जो करता था वो पुर्तगाली करता था। कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। तीसरा सवाल जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। तो खान की उपाधि जो थी वो हॉकिंस को दी थी, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने दी थी। जहांगीर जो था उसके दरबार में ये कैप्टन हॉकिंस आया था और इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था और 1608 में ये सूरत पहुंचा था। और उसी समय इसको जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब और फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए चौथे नंबर सवाल पे चलते हैं। और चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि भारत 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री जो लगाई थी वो सूरत में लगाई थी। और इसके लगाने के उद्देश्य क्या थे? तो सब लोग जानते हैं कि व्यापार करना था। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में मुगल दरबार में 1608 में पहुंचा था, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन द्वारा सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो सका। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह पर विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की, यानी सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, उसके बाद अन्य जगहों पे लगाई। 5वें नंबर सवाल पे चलते हैं। 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि किस मुगल शासक ने के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। के शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया था। और सर थॉमस रो कब आया था? तो 1615 ईस्वी में वह जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था। 1615 में सूरत पहुंचा था और जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। छठा नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो किस वर्ष की थी अपनी फैक्ट्री स्थापित? तो 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में फैक्ट्री स्थापित की। इसके कुछ प्रमाणिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ही लगाया जाता है। तो इसके लिए डच ने कब अपनी फैक्ट्री भारत में स्थापित की? तो 1632 ईस्वी में की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल कह रहा है 7वां नंबर सवाल कि कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण जो था वो अंग्रेजों द्वारा किया गया था, इसी के कारण जो है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। ब्रिटिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में यह युद्ध आरंभ हुआ, यानी कर्नाटक का प्रतियुद्ध आरंभ हुआ। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना यह युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों के पर आक्रमण के लिए भेजा था। ठीक है, आपको मूल रूप से ध्यान रखना है कि ये पहली जो कर्नाटक युद्ध हुई थी वो कब हुई थी? तो 1746 में हुई थी। और इस युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो हुई थी ला सपाल की संधि 1748 में, इसके कारण हुआ था, समाप्ति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ा था। तो अंग्रेजों ने जो प्रथम वांडीवास का युद्ध हुआ था वो किसके खिलाफ लड़ा था? तो यह लड़ा था फ्रांसीसियों के खिलाफ।
फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा था। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। अंबर का युद्ध 1749 में, प्लासी का युद्ध जून 1757 में अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। उसके बाद बांडीवास का युद्ध हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। यानी 4 युद्धों का जिक्र किया गया है। 4 युद्धों का जिक्र किया गया है, जिसमें अंबर का युद्ध 1749 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, उसके बाद बांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। चलिए 9वें नंबर सवाल पे चलते हैं। 9वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज उत्तराधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली नामक स्थान पर हराया था। तो थॉमस बेस्ट ने क्या किया था? स्वाली नामक स्थान पर हराया था। अब ये क्या है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। 1611 में क्या हुआ कि पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली स्थान पर पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत बंदरगाह पर विजय ने पुर्तगाली अधिकार की निरंतरता को भंग किया और इसी के कारण जो है वहां पे समस्याएं, विरोध उत्पन्न हुई और 1611 में सूरत में अंग्रेजों ने अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, चलिए आगे अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 10वां सवाल कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोप वासियों को बिहार जो है वहां पे सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ करता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहां से? तो बिहार से प्राप्त होता था। ये 1995 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल हमारा कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अभी बताया कि बिहार प्रसिद्ध था। 12वां नंबर सवाल कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? 12वां नंबर सवाल। तो 12वां नंबर सवाल जो है उसका जवाब क्या होगा? तो उसका जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ए नंबर ऑप्शन क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन है 12वां नंबर सवाल का ए नंबर, मोहम्मद रजा खान। क्या है? मोहम्मद रजा खान को बनाया। अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिख रहा है। तो कह रहा है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 में के अनुसार भगौरे सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने को भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी के दीवानी कार्य के लिए उप दीवान मुर्शिदाबाद बंगाल के महमूद रजा खां, देखिए यही महमूद रजा खां, तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की थी। महमूद रजा खां उप निजाम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था। यह उत्तरदायित्व कंपनी का था। ठीक है, चलिए 13वें नंबर सवाल पे चलते हैं। 13वां नंबर सवाल कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की? तो 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने बिहार तथा उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 में हुई थी और इसी के तहत जो थे राजा थे उनको 26 लाख रुपया दिया जाना था कंपनी की तरफ से और उसके बाद यह काम किया गया, दीवानी दी गई 3 जगहों की। आगे बात करते हैं 14वें नंबर सवाल पे। और 14वां नंबर सवाल करें कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो क्या थी? इसके साम्राज्य की सीमा थी तो चांदनी चौक से पालम तक इसका आंसर लिया जाता है। चूँकि ये ऑप्शन जो है वो इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, जो बीपीएससी ने सवाल पूछा उस पर स्टार मार्क है। इसके ऑप्शन क्या क्या होंगे उसको देखिए। आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम तक गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है, यानी इसका आंसर ए होता, लेकिन बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को ही रद्द कर दिया। 15वां नंबर सवाल कह रहा है कि रंजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो कहाँ से? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था रंजीत सिंह ने। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसके मृत्यु के पश्चात मुल्तान कश्मीर के कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मुस्लिम मोहम्मद की सहायता से 1809 में यह स्थापित कर दिया गया।
आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कोहिनूर हीरा जो है वो रणजीत सिंह को कहाँ से प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ, शाह शुजा से प्राप्त हुआ। बाकी चीज़ें, बहुत चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जो आपके काम की नहीं है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे यहीं पे लिखा हुआ है कि इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह की सहायता मांगी थी और उन्होंने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा दिया था। 16वां नंबर सवाल कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे? तो श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने कहाँ की? तो श्रीरंगपट्टनम में की और उसका सदस्य भी बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस के रूप में अपना दूतमंडल भेजा था। आपको ध्यान रखना है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई, जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य भी बना और मैत्री के लिए फ्रांस और मैसूर के मैत्री के लिए प्रतीक के लिए स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 17वें नंबर सवाल की। और 17वां नंबर सवाल कह रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो टीपू सुल्तान के साथ की थी। किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ मार्च 1792 में हुआ था। यानी टीपू सुल्तान के साथ जो है वो तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसका समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ था 1792 में। तो ध्यान रखिएगा, उस समय जो अंग्रेज की ओर से जो लड़ रहे थे वो कॉर्नवालिस और मैसूर से जो लड़ रहा था वो टीपू सुल्तान थे। ठीक है, टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 हिस्सा, 1/2 भाग जो है वो अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में जो है वो बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ी। ठीक है, 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे। जब टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो उनके दोनों पुत्रों कब्जे में रहेंगे। ऐसी स्थिति बनी थी टीपू सुल्तान के साथ। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर रहा है, 18वां नंबर सवाल कर रहा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो कैप्टन स्लीमैन अधिकारी के नेतृत्व में जो है वो ठगी उन्मूलन किया था। ठगी उन्मूलन जो है वो किसके? तो स्लीमैन अधिकारी के रूप में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ये कब किया गया? तो ठगी का अंत 1837 में कर दिया गया था। 1837 में कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर सवाल कह रहा है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में जो है 1765 में आप देख रहे हैं द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 में क्लाइव के समय में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। ठीक है, और कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सीताराम राय को पदच्युत कर दिया। चलिए, द्वैत शासन का जनक किसको माना जाता है। तो द्वैत शासन का जनक जो है वो सर लियोनिस कॉर्टिस को माना जाता है। किसको माना जाता है? सर लियोनिल कॉर्टिस को माना जाता है। ठीक है, 21वां नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के जनरल के समय बिछाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। पता ही होगा कि भारत में ट्रेन की शुरुआत जो हुई थी, रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वो 1853 में हुई थी। 1853 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1853 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो बरहिया ताल का उद्देश्य जो था वो क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि क्या थी? तो बकास्त भूमि की जो थी वो वापसी की मांग थी। और कह रहा है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्व में? तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 23वां नंबर सवाल कह रहा है कि 1857 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 में जो था वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड कैनिंग थे, जो 1856 से 1862 तक रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में अगला सवाल कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों के चलन वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में
दिसंबर 1856 में एनफील्ड नामक राइफल जो है वो शामिल की गई थी। दिसंबर 1856 में पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना निश्चय किया गया था और इसी के बाद विरोध भड़का था। और सबसे पहले विरोध जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो बिहार में सब लोगों को पता है कि कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया था। और ऐसे सवाल आप देख सकते हैं कि 42वें बीपीएससी में पूछा गया था, 48वें में, 52वें में ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। बिहार का सिंह माना जाता है किसको, तो बिहार का सिंह माना जाता है इनको माना जाता है, तो बाबू कुंवर सिंह को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 1857 बिहार के नेतृत्व किसने किया था। तो वही सवाल फिर से आ गया, रिपीट हो गया, 63वीं बीपीएससी में भी इसको पूछा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने, घूम फिर के वही सवाल आ रहा है बार बार, आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल हमारा कह रहा है 29वां नंबर सवाल कि 1857 के विद्रोह एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से लड़े थे। तो जगदीशपुर से लड़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां नंबर सवाल देख लीजिए, कुंवर सिंह से कितना ज़्यादा सवाल बन रहा है, इसके इंपॉर्टेंस कितने हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। तो किस जगह शामिल हुए थे, तो आरा के पास ये शामिल हुए थे। आरा के पास शामिल हुए थे। कहाँ पे शामिल हुए थे, आरा के पास शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल हमारा कह रहा है 31वां नंबर सवाल कह रहा है, 31वां नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय हिस्सा लिया था। किसने लिया था, तो 1857 के विरोध में नाना साहब ने लिया था, बेगम हजरत ने लखनऊ से लिया था, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से और बेगम जीनत महल ने दिल्ली से। तो ई नंबर ऑप्शन इसका जवाब होगा। ई नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ था, तो जगदीशपुर रहा था, चूंकि बाबू कुंवर सिंह जो थे वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है जगदीशपुर के राजा थे कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। अगला सवाल कह रहा है 35वां नंबर सवाल, कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो बिहार से किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 37वां नंबर सवाल कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। फिर अगला सवाल, और अगला सवाल फिर से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कोई रहा था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह किया था और अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ से, तो इन्होंने फैजाबाद से अपना विद्रोह किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इन पर गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। 39वां नंबर सवाल पे आते हैं और 39वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। किस उर्दू कवि ने देखा था 1857 को, तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। किसने देखा था, मिर्ज़ा गालिब ने देखा था और उन्होंने अपनी आंखों से इसे देखा था और इसके बारे में उन्होंने जिक्र करा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कार्य नहीं था। विद्रोही बनाने का कार्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिकारियों की अक्षमता। अधिकारियों की अक्षमता, अब इसका क्या है ऑप्शन, अधिकारियों की अक्षमता इसका सही जवाब होगा। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने 90 वर्षों तक पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों के विद्रोही बनाने में सहायक थे। यानी जो सवाल है उसके हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। 41 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। किस वर्ग ने नहीं लिया, तो ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। 2 में है साहूकार और 4 में है जमींदार। यानी साहूकार और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया, अपना योगदान नहीं दिया। साहूकार और जमींदार ने, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि 42वां नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
और सही वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1857 में दरभंगा के डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। ये कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव तथा हटवा के महाराजाओं ने और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 42वां नंबर सवाल के बाद 43वां नंबर सवाल। 43वां नंबर सवाल कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। तो बिहार का जो अप्रभावित जगह था वो था मुंगेर। मुंगेर जो था वो अप्रभावित हिस्सा रहा था 1857 के विद्रोह के समय में। सबसे अप्रभावित कोई जगह रहा तो वो मुंगेर रहा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां नंबर सवाल कह रहा है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ से किसने किया था। तो लखनऊ से बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1857 को मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो इसका मेन रीजन था रीजन क्या था। इसका मेन रीजन था कि संगठन जो है वो सही ढंग से योजनागत नहीं था। एक संगठन की कमी थी जिसके कारण ये विद्रोह असफल रहा। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, कमी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 46वें नंबर सवाल पे। 46वां नंबर सवाल कह रहा है कि विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। कथन एक कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत के शासक उसका साथ देने में कतरा गए। नीचे दिए गए उत्तरों में सही उत्तर चुनिए। तो दोनों क और ख सत्य हैं और ख जो है वो क का सही स्पष्टीकरण है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भाग के सामंतवादी तत्वों के विद्रोह का नेतृत्व किया था और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों यथा पटियाला, जिंद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की थी। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। यानी सबसे 1857 की जो परिस्थिति थी उसमें अगर देसी रियासत अगर सही ढंग से इस आंदोलन का अगर विद्रोह का अगर साथ देते तो 1897 में ही भारत आज़ाद हो गया होता और अंग्रेज़ों को उसी समय अपने पूरे बोरिया बिस्तर को समेटकर ले जाने का काम करना होता। लेकिन कुछ अपने ही देसी रियासतों के कारण जो है वो भारत लगभग 1857 के बाद 1947 तक लगभग 90-100 वर्षों तक फिर से शासन करने का उसको मौका मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 47वें नंबर सवाल पे। और 47वां नंबर सवाल कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। इसे महारानी की घोषणा कहा जाता है या इलाहाबाद की घोषणा कहा जाता है। 1 नवंबर 1858 को घोषणा किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है 48वां नंबर सवाल कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से किया? तो गोरखा सिंध एवं पंजाबी, गोरखा सिंध और पंजाबी उत्तर प्रांत से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने क्या किया था कि एक संज्ञा दी थी। किसकी? तो 1857 को विद्रोह के षड्यंत्र की एक संज्ञा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और 50वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बी.डी. सावरकर ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बी.डी. सावरकर ने रखा था। किसने रखा था? तो बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह का सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं 51वें नंबर सवाल पे। 91वां नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा है? तो पील कमीशन। पील आयोग जो है वो इससे संबंधित है। पील कमीशन जो है वो इससे संबंधित है। कौन सा? पील कमीशन जो है वो इससे संबंधित है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद तो जो फौज का नव गठन किया गया वो पील आयोग से संबंधित था।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल कह रहा है नील विद्रोह के बारे में सही था। तो नील विद्रोह के बारे में क्या सही था भाई? नील विद्रोह के बारे में जो सही था कि नील विद्रोह के बारे में जो सही था वो था रैयत नील की खेती नहीं करता, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उनसे एक अमर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 53वें नंबर सवाल पे। 53वें नंबर सवाल कर रहा है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 54वां नंबर सवाल कर रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता है, कौन सा था? तो वो रैयतवारी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था? तो रैयतवारी व्यवस्था थी। कौन सा? तो रैयतवारी व्यवस्था थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना जो है वो करम शाह ने की थी। किसने की थी? करम शाह ने की थी। पागलपंथ धार्मिक संप्रदाय, अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, इसकी स्थापना करम शाह ने की थी। ठीक है, करम शाह ने की थी। फराजी कौन थे? तो फराजी जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी जो थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। 2015 में ऐसा सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल कह रहा है कि कूका आंदोलन का नेतृत्व या फिर कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत ही मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए थे, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी, जिन्होंने मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इसका उद्देश्य सिख धर्म के प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना था। ठीक है, 1872 में इस आंदोलन का एक नेता राम सिंह ने रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहां इसकी 1885 में इसकी मृत्यु हो गई। 59वां नंबर सवाल कह रहा है कि 1875 के दक्कन दंगों के तात्कालिक कारण क्या थे? तो 1875 के तात्कालिक कारण जो थे, दक्कन के दंगों के तात्कालिक कारण जो थे वो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर ऋण देना था। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर ऋण देना था। ठीक है, क्या था? महाजनों के द्वारा जो था वो ऊंची दरों पर ब्याज को देना था। 61वां नंबर सवाल कह रहा है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किसी भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह जो है वो पश्चिमी घाट के इलाकों में हुआ था। रामोसी विद्रोह जो था वो पश्चिमी घाट के इलाकों में हुआ था। 1822 ईस्वी में हुआ था और यह जो है वो 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल के अनुभव के कारण इन्होंने नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया गया। रामोसी जाति, समझ लीजिए कि पश्चिमी घाट की रहने वाली रामोसी जाति ने 1822 में अपने नेता सरदार चितूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। 62वां नंबर सवाल का जिक्र करेंगे, बघेड़ा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेड़ा विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ? तो बघेड़ा विद्रोह जो है वो बड़ौदा में हुआ। कहाँ हुआ? तो बड़ौदा में हुआ। बघेड़ा विद्रोह बड़ौदा में हुआ, 1818 में हुआ। 1818 में हुआ और 1820 के आसपास में यह विद्रोह समाप्त करा दिया गया। बड़ौदा में गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना के बीच ये विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल हमारा कह रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने वाला अंग्रेज करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? तो खोंड जनजाति ने जो है वो अंग्रेजों का विरोध किया था। मानव बलि प्रथा जो रोका गया था अंग्रेजों के द्वारा, और ये खोंड जनजाति जो है तो तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक और मध्य भारत तक विस्तृत था। पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। 1837 से 56 तक अंग्रेजों का विरुद्ध विद्रोह किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम से पर चक्र बिसोई ने किया था। विद्रोह का मुख्य कारण वही जो बलि प्रथा थी उस पर जब रोक लगी तो विद्रोह का मूल कारण यही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 64वां नंबर सवाल कर रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है वो
छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है, कोई विद्रोह नहीं हुआ। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं और जाने जाते हैं। दिए गए विकल्प में से कोई भी स्थिति में विद्रोह का समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ विद्रोह कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तथा मिंडा विद्रोह 1899। अतः इसमें से कोई विकल्प सही नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल 65वां नंबर सवाल कह रहा है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संथालों ने मेजर बारो को हराया था। मेजर बारो को हराया था 1855 में। संथाल विद्रोह हुआ था भागलपुर के क्षेत्र में, संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। सिद्धू और कान्हू ने किया था संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो 1855 में हुआ था, सिद्धू और कान्हू ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 67वां नंबर सवाल करा कि मुंडाओं का विद्रोह, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, ठीक है, 1895 में किया था। उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह जो है वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 में हुआ था। खूट कुटी या मुंडारी जमींदारी भूस्वामित्व के कारण हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में, ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था, रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? रांची था, ठीक है। फिर 17 नंबर सवाल कर रहा है कि 1899 से 19 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति का बिरसा मुंडा उसके नेता थे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह सिंहभूम के एरिया में हुआ था, सिंहभूम के क्षेत्र में, सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था 1831 में और यह रुक रुक कर चलता रहा। 1848 तक यह चलता रहा। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका विद्रोह का दमन कर दिया। फिर पूछ रहा है कि हौज विद्रोह कब हुआ था? तो हौज विद्रोह 1820 से 21 में हुआ था। 1820 से 21 में हौज विद्रोह हुआ था जिसका केंद्र था संथाल परगना। 74वां नंबर सवाल कर रहा है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो किस स्थान पर किया? अंग्रेजों ने आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो ऑप्शन नंबर ई, ऐसा ब्रिटिश सेनाओं ने अशांति व्याप्त थी, चुनौती दी थी इस क्षेत्र में के कारण 1837 तक अशांति व्यापी सिंध के जनजातियों ने लगातार अंग्रेजों का विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। इनमें से एक से अधिक, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद के निजाम ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में कभी नहीं बगावत किया, ठीक है। आगे 76 नंबर सवाल कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ के में किस विद्रोह का जिक्र किया है? तो ए नंबर सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया है आनंद मठ में। इसी आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया। 77वां नंबर सवाल कह रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। अफगानिस्तान के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने 1876 में अपनाई थी, ठीक है। 1878 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ। 1879 में गंडमन की संधि हुई और यह युद्ध समाप्त हुआ। 1878 में वर्णानुक्रम प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने वर्णानुक्रम प्रेस एक्ट रद्द किया था। लॉर्ड रिपन ने, किसने? तो लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था, ठीक है। चलिए आगे, अस्थाई बंदोबस्ती किसके साथ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्ती जो था वो जमींदारों के साथ किया गया था, जमींदारों के साथ किया गया था। 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व को अस्थाई बंदोबस्ती प्रणाली प्रारंभ किया था, ठीक है। 1793 बिहार के परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, क्या था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में अपनाई गई थी, लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्ती के रूप में स्थापित हुई थी। बिहार में इस व्यवस्था को लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर परंपरागत अधिकार को सुरक्षा से हस्तांतरित कर मूल कंपनी से भू राजस्व निश्चय करना था, ठीक है। चलिए आगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1885 में। कब दिया गया था भाई? 1885 में दिया गया था। 1885 में। क्या है इसका डेफिनेशन क्या है? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्ती को लागू किया गया, जिसके कारण बिहार एवं बंगाल में किराएदारी अधिनियम 1885 में लागू किया गया, जिसे भूमि मालिक जमींदारों और किराएदारों को अधिकारों से परिभाषित किया गया। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जो है वो किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित रचना थी। मूल शंकर
के नाम से स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता था। इनका जन्म 1824 में गुजरात की मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1807 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में उन्हें पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेद व्यास, वेद भाष्य, भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। अमृत बाजार पत्रिका की रचना किसने? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी। 84 का ए नंबर ऑप्शन होगा, गिरीश चंद्र घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने की थी 1869 में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने की थी 1868 में, कलकत्ता में की थी। यह प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गए। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 में एस एन बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। 18 निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? कौन था? तो लीडर जो था वो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय उदारवादी दल के नेता थे, इसीलिए इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 86वां नंबर सवाल कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारण आंदोलन के आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? किस वर्ग को आकर्षित किया? तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। 1, 2, 3 यानी बुद्धिजीवियों को, नगरीय उच्च जातियों को और निर्धन सर्वसाधारण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल करके। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? सब लोगों को पता है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, सब किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 88वां नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे वो आत्मीय सभा के संस्थापक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। 1828 ईस्वी में की थी। 1828 ईस्वी में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल हमारा कह रहा है क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा कह रहा है 90 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में अभी बताया भी हमने। 91 नंबर सवाल कह रहा है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? किसने किया? तो सती प्रथा एक चलती थी और सती प्रथा को गैर कानूनी जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने घोषित किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी और मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था में 1869 में जुड़े थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में की थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। कौन सा है? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। क्या था? मूलशंकर था। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर सवाल पे और 97 नंबर सवाल जो है वो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्योतिबा फूले ने की थी। 1873 में की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिबा फूले ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम
HP ब्लाट्सवस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मैडम HP ब्लाट्सवस्की ने 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। और 1882 में जो है 1882 में जो है इसका मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर इसकी एक मुख्यालय बनाया गया था भारत में। इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैडम ब्लाट्सवस्की ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद 100वां नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये सवाल आप लोगों के लिए है। इस सवाल के जवाब आप लोग दीजिए। अगले जो वीडियो आएंगे, पार्ट 2 जो आएगा इसका, उसमें हमने इसका जिक्र करना है। किस अधिवेशन में ये बनी थी, अध्यक्ष बनी थी, कौन थी पहली महिला अध्यक्ष, इन सारे सवालों को उसमें देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर। ये वीडियो कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि हम आने वाले समय में अगले वीडियो को तैयार कर सकें। तब तक के लिए